हेलो दोस्तों, एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, तो हम संविधान के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी ओपैट के माध्यम से जो वैकेंसी आ रही हैं साथियों, वो उसके लिए हम संविधान को यहाँ पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं। साथियों, हम यहाँ पर नया हमारा जो चैप्टर कल शुरू हुआ था वो हमने शुरू किया था फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था कि मौलिक अधिकार एक्चुअल में क्या होते हैं, यानी हमारे 3 चीज़ों के बारे में हमने समझाना था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक और के गुणों के विकास के लिए जो अधिकार दी जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहते हैं। साथियों, एक बार फिर डेफिनेशन को देख लेते हैं। नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। इससे पहले हमने ब्रिटेन के बारे में देखा था कि जो ब्रिटेन है, हम इतिहास पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो मौलिक अधिकारों का क्या सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ, किस देश में दिए गए थे। तो हमने वहाँ पर जाना था कि जो 1215 है, कब, कौन सा 1215, तो 1215 में ब्रिटेन ने, किसने साथियों, ब्रिटेन ने मौलिक अधिकार दिए। फिर सन 1789 ईस्वी में किसने, फ्रांस ने अधिकार दिए। किसने साथियों दिए थे, फ्रांस ने। 1789 ईस्वी में किसने दिए थे, फ्रांस में दिए थे। और सन 1791 में किसने दिए थे, अमेरिका ने दिए थे। किसने दिए थे साथियों, अमेरिका ने। यहाँ पर जो अधिकार दिए गए थे उनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। मैग्ना कार्टा कहा गया। और यहाँ पर जो अधिकार दिए गए थे उसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया, बिल ऑफ राइट्स। साथियों, क्या अमेरिका में। तो ये कल छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था और मौलिक अधिकारों के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने जाना था। क्या इसका इतिहास जो है वो कितना पुराना है, तो आप समझ सकते हैं कि जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कितने पुराने हैं। तो वो 1215 ईस्वी से। साथियों, कब से, 1215 से ब्रिटेन में के जो जनता है उसको दिए गए थे और इसको क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। फिर सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस के लोगों ने भी वहाँ पर क्या किया, मौलिक अधिकारों का मांग की। और उसके बाद सन 1791 में क्या हुआ कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो लोग थे, जनता थी, जो उसने भी क्या किया, किसकी अधिकार मांग की, तो यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों की मांग की। अब हम बात करते हैं कि भारत के उपलक्ष्य में, भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास रहा था साथियों। क्या भारत के संदर्भ में भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास, भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास। तो अगर हम भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले कहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने, साथियों किसने, बाल गंगाधर तिलक ने कब, 1895 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया और उस विधेयक के माध्यम से क्या किया, मौलिक अधिकारों की क्या की, मांग की थी। यानी विधेयक किसने, तो सबसे पहले 1895 में साथियों, कहाँ पर, 1895 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक किसके साथियों, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की मांग। तो सबसे पहले भारत में जो मांग हुई थी वो कब हुई, सन 1895 में। यह अभी हम इसका इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में किस तरह से जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की जो है मांग की थी। उसके बाद सन 1917 आ जाता है और 1917 से 1919 में कांग्रेस जो है वो भी क्या करने लगती है, मांग करने लगती है कि जो कांग्रेस, आप जानते हैं कि कांग्रेस का गठन सन 1895 ईस्वी में हो चुका था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो 1895 में हो चुका था साथियों। अब यहाँ पर 1995 में क्या, कब, 1917 से 1919 में 1919 ईस्वी में किसने साथियों, तो यहाँ पर ये कांग्रेस बनी थी किसकी, ओ हुम के नेतृत्व में, जो भारत का जो है नेतृत्व कर रही थी आज़ादी दिलाने के संदर्भ में भी और जो है संदर्भ में। तो इस तरह से जो कांग्रेस थी उसने क्या किया, 17 से 1919 में क्या की, जो अधिकार है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की संविधान, जो फंडामेंटल राइट है उसकी क्या की, मांग
मांग की। और मांग किससे की जा रही साथियों, यहाँ पर शासक कौन है उस टाइम, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, अंग्रेज़ जो थे वो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, तो इसलिए क्या थी कि फंडामेंटल राइट्स की जो थी वो मांग की जा रही थी। तो फंडामेंटल राइट की मांग की किसने, कब 1917 से लेकर 1919 में। इसके बाद साथियों हमने दो डेट देख चुके हैं। 1895 सबसे पहले भारत में गंगाधर तिलक ने जो है वो स्वराज विधेयक के माध्यम से फंडामेंटल राइट जो है यानी मौलिक अधिकार की जो है वो मांग की। उसके बाद 1917 से 1919 आता है, और इसमें क्या फंडामेंटल राइट कौन करता है, तो कांग्रेस। कौन, कांग्रेस लिख लीजिए यहाँ पर। फंडामेंटल राइट की मांग किसके द्वारा की जाती है साथियों, तो मांग जो है वो कांग्रेस, किसके, कांग्रेस के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद 1925 आ जाता है, 1925। और 1925 ईस्वी में क्या होता है साथियों, 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट क्या है, एनी बेसेंट किसके माध्यम से, कॉमनवेल्थ समिति के माध्यम से, कॉमनवेल्थ समिति के माध्यम से मौलिक अधिकार जो है उनकी मांग करती है। किसके माध्यम से, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट है साथियों। क्या, एनी बेसेंट जो होती है वो किसके माध्यम से, कॉमनवेल्थ समिति, कॉमनवेल्थ समिति के माध्यम से क्या करती है, कॉमनवेल्थ समिति के माध्यम से फंडामेंटल राइट की मांग करती है। अब 1925, उसके बाद 1900 ये कॉमनवेल्थ किसने 1928 में 1925 में किसने मांग की, तो ये हो गया हमारा एनी बेसेंट ने। अब इसी दरमियान 1928 आ जाता है, यानी 1925 की घटना होते होते क्या आया था, 1928 आया था। और इस 1928 में क्या होता है साथियों कि कांग्रेस का फिर से अधिवेशन होता है, एक रिपोर्ट आती है जिसका नेहरू रिपोर्ट होता है। और इस नेहरू रिपोर्ट में फिर से क्या है जो है किसके, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी मांग की जाती है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की जाती है। कब साथियों, 1928 में, कि 1928 ईस्वी में किसके द्वारा, तो नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई, मांग किसकी, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। किसके द्वारा तो साथियों, तो ये जो मांग की गई थी ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू साथियों, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो हम ये देख चुके हैं क्या कि 1895 ईस्वी में क्या हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया, और वहाँ से क्या है कि फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। उसके बाद 1917 से 1919 आ जाता है। और इस 1919 में क्या हुआ था साथियों कि किसके द्वारा, तो ये हमारा है 1919 में कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स की मांग की जाती है। उसके बाद 1925 आया था, और 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ समिति के माध्यम से क्या किया, फंडामेंटल राइट की मांग किससे की जा रही है साथियों, तो अंग्रेज जो शासक थे उस टाइम में जो भारत के जनरल गवर्नर रह रहे थे उस समय, उनसे जो है भारत के यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट अपने संविधान में जोड़ने की बात की जा रही थी। फिर उसके बाद 1928 आया था, जवाहरलाल नेहरू की एक रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जो है एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या जो है मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की मांग करते हैं साथियों। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा और परिचय। अब 1931 आया था, और इस 1931 में कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन होता है साथियों, किसका, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और इस कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। कैसा, लिखित प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। और इस प्रस्ताव में जो है फिर से क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स की मांग की जाती है। साथियों अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसका जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। साथियों क्या आया था 1931, और इस 1931 में दो घटनाएं होती हैं। एक तो जो है गांधी जी भी फंडामेंटल राइट्स की मांग करते हैं, और 1931 में ही हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन में, वो भी कहाँ पर, कराची का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 1931 की अगर हम बात करते हैं साथियों, कब, 1931 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस का
कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन। और इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स एक प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, प्रस्ताव पारित करते हैं। और इस प्रस्ताव में ही साथियों क्या होता है कि इस प्रस्ताव में ही फंडामेंटल राइट की मांग की जाती है। ठीक है साथियों, क्या होता है? उसके बाद 1931 में ही क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कौन सा साथियों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या होता है? द्वितीय गोलमेज। और इस गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी फंडामेंटल राइट्स की मांग करते हैं। गांधी जी फंडामेंटल राइट्स की मांग करते हैं। लेकिन होता क्या है साथियों? होता क्या? एक संयुक्त समिति बनती है और इस समिति के द्वारा क्या होती है कि जो ये फंडामेंटल की मांग जो होती है इसको खारिज कर दिया जाता है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, एक छोटा सा संविधान जो भारत में लागू किया जाता है, उसमें मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो साथियों क्या होता है? संयुक्त संसदीय समिति क्या करती है? तो इसमें नोट करेंगे, संयुक्त संसदीय समिति इसको अस्वीकार कर देती है। अस्वीकार क्या करती है साथियों? अस्वीकार कर देती है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संविधान नहीं दिए जाते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम में फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या होता है कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और उस गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं? गांधी जी भी भाग लेते हैं। और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उसकी मांग करते हैं। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति बनती है और इसको क्या करती है? अस्वीकार कर देती है, यानी खारिज कर देती है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसमें क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम क्या करता है? उस जिनमें फंडामेंटल राइट्स को नहीं देता है। तो साथियों ये था हमारा 1931। अब बात आती है 1945। तो 1945 में क्या होता है कि 1945 में जब भारत लगभग आज़ाद होने का होता है तो उस समय एक समिति बनती है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं साथियों कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और इस वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाए, यानी उनके कहने पर संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाता है। तो हम किसकी बात करते हैं? 1945 की। ये रफ कर देते हैं साथियों। 1945 आया था साथियों। क्या आया था? 1945 ईस्वी में किसके द्वारा साथियों? तो एक समिति आती है सुप्र समिति। कौन सी साथियों? सुप्र समिति। एक समिति आती है स्प्रू समिति, स्प्रू कह सकते हैं, स्प्रू समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन होते हैं? सरदार होते हैं, सरदार पटेल। इसके बाद एक उप समिति का निर्माण होता है। कौन सी उप समिति होती है? इसकी उप समिति होती है और इस उप समिति के अध्यक्ष होते हैं कौन? जे बी कृपलानी। कौन? जे बी कृपलानी। कौन होते हैं साथियों? जे बी कृपलानी उप समिति के अध्यक्ष। और ये जो समिति होती है क्या कर रही होती है? ये संविधान के निर्माण में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों? इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि जो संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार क्या किए जाएंगे? मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाएगा। तो संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाए।
ठीक है साथियों, तो ये था हमारा इतिहास। संविधान में मौलिक अधिकारों को कब जोड़ने की बात कही गई है, स्वीकार कब कर लिया गया, तो साथियों ये था 1945। 1945 में क्या हुआ कि जो सुप्रस समिति बनी थी, स्प्रू समिति बनी थी, इसमें अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उप समिति बनी जिसके अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। संविधान का निर्माण ये समिति कर रही थी, और उसमें क्या था, मौलिक अधिकारों को जोड़ने की बात कही गई। तो आपसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों को जोड़ने की बात किस समिति में कही गई थी, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष कर रहे थे स्प्रू समिति में। एक उप समिति भी थी, जिसको एक उप समिति, तो उप समिति को के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। क्या नाम था, JB कृपलानी समिति। तो संविधान के मौलिक अधिकारों को कहाँ जोड़ने की बात की गई, तो संविधान में जोड़ने की बात की गई, किसकी, कब, 1945 में। तो ये तो था हमारा मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा हिस्ट्री यानी बैकग्राउंड। हमने कहाँ से देखा, तो हमने ब्रिटेन से देखा था कि ब्रिटेन से किस तरह से जो मौलिक अधिकार हैं वो शुरू हुए, और ब्रिटेन के बाद फ्रांस के बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद हमारे भारतीय संविधान में भी जो है मौलिक अधिकारों को ले लिया गया। अब जो भारत के मौलिक अधिकार हैं उनके कुछ ना कुछ स्पेशल महत्व है, उनका कुछ ना कुछ महत्व है। तो जो क्या क्या महत्व है साथियों, जैसे जो भारत का जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के मौलिक अधिकार से पहली बात तो लिए गए, अमेरिका के संविधान से जो है वो भारत के मौलिक अधिकार लिए गए USA के संविधान से। तो USA में जो है भारत है, जो USA में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को क्या किया गया, वहाँ पर मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भारत के मौलिक अधिकार हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनको क्या क्या स्पेशल महत्व दिए गए, यहाँ पर निरस्त किए सकते हैं, बदलाव हो सकता है, वो हम इसके महत्व में अब देखेंगे क्या क्या होने जा रहा है साथियों। तो इसके महत्व को नोट करने शुरू करेंगे साथियों, क्या महत्व क्या है। तो इसका पहला महत्व साथियों क्या है कि इसमें पहला महत्व संविधान में मौलिक अधिकारों का ये रखा गया कि इसको 3 संरक्षण जो है प्राप्त है। किसको संरक्षण प्राप्त है, तो मौलिक अधिकारों को 3। क्या, नंबर 1, यदि कोई क्या होता है कि अगर कोई भी शासक या कोई भी राज्य सरकार या कोई भी केंद्र सरकार किसी भी तरह के क्या हो साथियों, किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो व्यक्ति सीधे कहाँ पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। वो जिला न्यायालय नहीं जा सकता, हाई कोर्ट जाने को तो यहाँ भी जा सकता है, लेकिन सीधे उसके लिए दरवाजे कहाँ के खुले साथियों, सुप्रीम कोर्ट के। वो सीधे जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की हनन की लिए याचिका दर्ज कर सकता है। तो ये पहला स्पेशल हो जाता है, महत्व होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सॉरी। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसमें जो फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसमें जो क्या कहते हैं संशोधन होता है, वो स्पेशल जो है बहुमत यानी स्पेशल बहुमत के द्वारा जो होता हो सकता है। यानी साधारण हम अभी आगे बात करेंगे, जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 तरह का जो बहुमत है देखने को मिलता है, एक साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत। जो साधारण बहुमत होता है उसमें क्या होता है, साधारण बहुमत में 2/3 वोट लेकर के क्या कर दिया जाता है साथियों, संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। लेकिन जो स्पेशल बहुमत होता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी कठोर होती है, तो कठोर प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। अब इसका निलंबन की बात करते हैं, तो इसका निलंबन भी क्या है, सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। यानी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। वो भी किस कंडीशन में, तो आपातकाल की स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। तो साथियों अब हम इसके महत्व के बारे में लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के महत्व क्या क्या है। महत्व, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के महत्व। फंडामेंटल राइट के महत्व साथियों, क्या, जो मौलिक अधिकार है उसके महत्व के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों। किसके बारे में, महत्व के बारे में। फंडामेंटल राइट जो है उसके महत्व के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट के महत्व, फंडामेंटल राइट के महत्व, ठीक। फंडामेंटल, तो इसके पहले इसको विशेष 3 तरह का विशेष संरक्षण प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं।
3 तरह के संरक्षण प्राप्त हैं। नंबर 1 ए पॉइंट क्या है, क्या कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। साथियों क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, फंडामेंटल राइट का हनन होने पर फंडामेंटल राइट का हनन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा साथियों, इसका दूसरा जो है वो क्या है कि ये तो हो गया हनन होने पर कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो है संशोधन जो होता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन, फंडामेंटल जो राइट होता है उसमें संशोधन जो होता है साथियों, फंडामेंटल राइट में संशोधन किसके माध्यम से, तो स्पेशल बहुमत, विशेष बहुमत, कौन सा, विशेष बहुमत के माध्यम से होगा, किससे होगा। और इसका एक तीसरा क्या है कि इसका जो क्या है, इसका जो निलंबन है वो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति में ही किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट का साथियों क्या, फंडामेंटल राइट का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात के समय हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 जो है विशेष जो संरक्षण जो है वो किसको प्राप्त है, तो फंडामेंटल जो राइट है किसके, जो भारत के मौलिक जो संविधान में उसमें फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए हैं। तो पहला क्या है कि जो हनन है, हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत जा सकता है, तो साथ ये है आर्टिकल हमारा कौन सा, 32। अभी हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में, जब हम आगे की ओर चर्चा करेंगे तो किस आर्टिकल के थ्रू जाएगा, तो आर्टिकल हमारा, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल हमारा कौन सा, 32। इस आर्टिकल के थ्रू कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा सकता है कि उस साहब मेरा जो है मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। फंडामेंटल राइट में संशोधन जो होता है विशेष बहुमत के थ्रू होगा। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है उनका जो निलंबन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, इनकी जो है राष्ट्रपति ही इसका निलंबन कर सकता है। और राष्ट्रपति ही क्या होती है, कब करेगा, तो वो राष्ट्रीय आपात के समय में करेगा। साथियों अब हम बात करते हैं कि इनको कब जो है किस तरीके से इनका निलंबन हो सकता है और इसमें बदलाव कैसे हो सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, फंडामेंटल असीमित है, असीमित निरपेक्ष है, यानी असीमित है और कैसे निरपेक्ष है। तो इसको रफ करते हैं, सेकेंड पॉइंट हम नोट करने जा रहे हैं साथियों। जो फंडामेंटल राइट है वो कैसे असीमित है और निरपेक्ष है। फंडामेंटल राइट साथियों कैसे असीमित है, ये कैसे है, नंबर 1 हम नंबर पॉइंट 2 हमारे ये असीमित है, असीमित और निरपेक्ष है, असीमित और निरपेक्ष हैं साथियों, असीमित और निरपेक्ष हैं। अब असीमित और निरपेक्ष का मतलब क्या है कि इनको निलंबन करते समय जो इनका निलंबन होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में ही होगा। जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका जो निलंबन है सिर्फ और सिर्फ कब, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में ही होगा। यानी ऐसा नहीं है कि जिसने चाहा संसद चाह रही तो संसद उसको जो है वो क्या कर सकती है, बदल सकती है। नहीं, मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय में ही निलंबित यानी खारिज किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साथियों कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात के समय में ही इनका निलंबन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनका निलंबन हो सकता है, इनका निलंबन हो सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनका निलंबन हो सकता है। कौन कौन से निलंबन, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है साथियों, अपवाद क्या कहें इसको, ऐसे ही मान लीजिए क्या है कि कौन सभी नियमों का जो है विलंबन नहीं हो सकता, निलंबन नहीं हो सकता। जैसे आर्टिकल हमारे पास, आर्टिकल कौन कौन से साथियों, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इनका निलंबन नहीं हो सकता है। इनका क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, अब जब हम आगे इन आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार,
तो जीवन जीने का अधिकार जो है वो दिया गया है। आप किसी भी समय किसी भी टाइम पर अपने जीवन को त्याग नहीं कर सकते, खुद से आपको अपने जीवन की त्याग करने की अनुमति हमारे संविधान में नहीं दी गई। यानी ये क्या है, फंडामेंटल राइट है जिसका हम क्या कर सकते हैं, इसका बदलाव या इसकी किसी भी सिचुएशन में जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो 20 या 21 इसका जो है निलंबन नहीं किया जा सकता, या फिर अगर किया भी जाएगा निलंबन नहीं किया जाएगा, या फिर अगर किया भी जाता तो कब, जब विदेशी आक्रमण किया जाता हो तो इनका निलंबन नहीं होता है, निलंबन नहीं होता है, नहीं होता है। साथियों क्या होगा, इनका निलंबन नहीं होगा, इनका निलंबन नहीं होगा। यानी असीमित है, निरपेक्ष है, यानी राष्ट्र इनको बदला तो जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, इनको जो है राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है, लेकिन वो भी कब, जब राष्ट्रीयपात होगा। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनका निलंबन जो है साथियों वो किसी भी कीमत में नहीं होगा। अब संसद द्वारा क्या होता है, संसद क्या करती है, संसद जो है इसमें क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, ठीक है। यानी उनका संसद क्या कर सकती है, इसको बदल सकती है, तो इनके नियमों को में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो संसद जो होती है, क्योंकि विशेष बहुमत के थ्रू अभी हमने पढ़ा कि संसद क्या कर सकती है, विशेष बहुमत के थ्रू द्वारा इनको बदल सकती है। तो संसद जो है वो संसद इनमें क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, संसद क्या कर सकती है साथियों, इनमें कटौती कर सकती है। उसको लगेगा क्या कटौती, या फिर इसको युक्त के हिसाब से, यानी रेंज जैसे जैसे समय की ज़रूरत होती है उस समय की ज़रूरत के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है। युक्त के अनुसार बदलाव हो सकता है, ठीक है साथियों। क्या हो सकता है, युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं साथियों। क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है साथियों। क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसमें क्या हो सकता है कि इनका निलंबन हो सकता है, और आर्टिकल 20 और 21 जो है इसका निलंबन नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद संसद इनमें कटौती कर सकती है, और अपने हिसाब से वो क्या कर सकती है, इसमें प्रतिबंध भी लगा सकती है। अब फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमें पता है परिवर्तनीय होते, तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है कि फंडामेंटल राइट जब हम यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं तो परिवर्तनीय होते हैं। यानी ये एक बहस का मुद्दा भी हो सकता है कि इसको बहस कर न्यायालय में बहस हो सकती है कि यह परिवर्तनीय होते हैं या नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नकारात्मक प्रकृति के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है साथियों, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह। हाँ, तो साथियों की नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। साथियों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी 4-5 पॉइंट या 6-7 पॉइंट हमारे पास अभी हैं, तो इसको हम जो है फंडामेंटल राइट्स के महत्व को अब न्यू वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका महत्व है। उसके बाद हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को शुरू करेंगे कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। क्योंकि हमारे पास जो भाग 3 है, कौन सा साथियों, भाग 3। इस भाग 3 में साथियों कितना है, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं। कहाँ से, लेकिन जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अधिकार जो शुरू होते हैं वो 14 से लेकर के हमारे 14 से लेकर के 35 तक होते हैं। तो बाकी के 2 आर्टिकल जो हैं हमारे पास 12 और 13, इसमें क्या है, तो इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, वो हम कल के वीडियो में या परसों की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी साथियों। अगर आपको हम जो है ये हमारी वीडियोज़ लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। और कोई भी कमी हो, आपको लगता है कि इसको कब दूर करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल होता रहे साथियों। धन्यवाद साथियों।